चाय पे चर्चा में हमारे साथ हैं आज डॉक्टर पीसी जैन। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जैन, बारिश का समय आ गया है और बारिश का समय एक ऐसा समय है जब ये माना जाता है कि हमारी धरती में ऊपर तो बूंदें पड़ती है, ये पानी शायद भीतर भी जाता है और हमारी ज़मीन का पानी जो है वो रिचार्ज भी होता है। बताएं कि इस प्रक्रिया में कितना विज्ञान है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है, क्योंकि आज तक हमारे शहरों में, नगरों में खुली ज़मीन बहुत रहा करती थी। तो जो भगवान हमारे खारे जल को मीठा करके और बादल के रूप में हमारी छतों पे बरसाते, हमारी ज़मीन पे बरसाते, और वो इसलिए बरसाते कि हमको जो है ज़मीन के अंदर पानी रिस जावे और हमको पीने का पानी मिले, जीव जंतु को भी मिले। परंतु आज की स्थिति में वो थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया विज्ञान के हिसाब से कि अगर 15 लीटर पानी आपकी बाल्टी आप खुली ज़मीन पे डालते हो तो उसमें से सिर्फ 15 ml यानी 1 कप पानी ही ज़मीन के वहाँ तक पहुँच पाता है जहाँ से आप पानी ले सकते हो। ये परिवर्तन आया और फिर क्या हुआ कि हमने न बाहर खुली ज़मीन छोड़ी, न ही घर के अंदर खुली ज़मीन छोड़ी। तो हमने जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो पानी वो भगवान बरसा रहा है, इंद्र भगवान, उसको हमने अंदर जाने का रास्ता रोक दिया। इसलिए आज ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। तो जैन साहब, पहले ये आप स्थितियाँ बता रहे हैं आधुनिक समय की, इससे पहले 15 लीटर पानी में से कितना पानी ज़मीन में चला जाया करता था? समझो कि 10 से 20% पानी चला जाता था, और पानी बरसता भी इतना अधिक था, और फिर पानी के बरसने भी अंतर आ गया। जब मैं छोटा था तो पानी बरसती थी तो रिमझिम बारिश भी बोलती थी, और रिमझिम को गाने भी बहुत बने, रिमझिम। जब रिमझिम बारिश बरसती है तो रिमझिम होके धीरे धीरे ज़मीन के अंदर उतरती है। और आजकल वो रिमझिम नहीं होगी, आजकल तो झमाझम होगी। झमाझम जब बरसती है तो वो बरसती है झमाझम, तो वो बिखर भी जाती है झमाझम, और वो बह जाती है। तो वो जहाँ हम ज़मीन के अंदर से उतनी अपेक्षा करते थे वो पानी हम नहीं ले पाते। जैन साहब, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाढ़ जो है वो वरदान है, और वरदान इस लिहाज से मानते हैं कि बाढ़ जब आती है तो अंडरग्राउंड जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत कुछ सच्चाई है, पर आजकल की जो बाढ़ है वो तबाही वाली बाढ़ है। शायद पहले वाली बाढ़ आती थी तो वो एक यानी क्या ना, एक बैलेंस बना के वाली बाढ़ आती थी। और आज जैसे सुना कि एक दिन के अंदर इतना इंच पानी बरस गया, तो वो बाढ़ रिचार्ज कितना करेगी वो तो कहना बहुत मुश्किल करेगी, लेकिन वो तबाही ज़्यादा करेगी। और अब दूसरा एक और हो गया कि हमने कहा ना, वॉल टू वॉल सड़क बना दी, तो अब ये जो बाढ़ आती है वो आर्टिफिशियल बाढ़ होगी। पहले तो क्या, सड़क के दोनों तरफ कच्चा था और फुटपाथ भी हमारे सब कच्चे होते थे, तो वो बारिश को समाहित कर लेते थे। अब हमने फुटपाथ भी पक्के कर दिए, वॉल टू वॉल भी बना दिया, अंदर भी बन गया, तो पानी कहाँ जाएगा आखिर वो। लेकिन वो पानी बह गया, बारिश तो हुई, बरसी, लेकिन चली गई, हमारे कुछ काम नहीं आई। बारिश का ये जो सिलसिला इस ढंग से आप बता रहे हैं कि कुछ कम हुई, और या बाढ़ भी जिस ढंग से आ रही, एक ही बार में ज़्यादा पानी बरसता है, या तबाही भी बहुत सारे इलाकों में आती है, ये परिवर्तन आपको प्राकृतिक लगते हैं या हम लोगों ने जो, यानी मानव सभ्यता ने जो कार्य किए हैं पृथ्वी के साथ, उसकी परिणाम स्वरूप है? निश्चित रूप से मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आज 72 का हो गया, मैंने वो दृश्य देखे हैं आयड़ की नदी के, जहाँ पर हम स्कूल जाते थे, BN स्कूल, तो अब छोटे से बच्चे थे, उसके अंदर हमने इतना स्वच्छ पानी देखा। पेंदा देखते थे और वो मछलियाँ देखते थे, नीचे उतर जाते थे, उस पानी में नहाते भी थे, उस पानी को पीते भी थे, और बच्चे थे तो पत्थर भी फेंकते थे, छेड़छाड़ भी करते थे। पर ये कभी कल्पना नहीं की कि ये हमारा गंदा नाला हमारे जीवन काल में हो जाएगा। ये परिवर्तन आया, तो हमने सरफेस वाटर, सतही जल को हमने ही दूषित किया। ये जो समस्या है हमारे द्वारा पैदा की गई। जलवायु, जल और वायु, देखो कितना बढ़िया शब्द बोला, पहले जल फिर वायु। तो हमने जल को की वैल्यू समझना ख़त्म कर दिया, इसलिए अब हमको सज़ा तो मिलेगी। और अगर हमारी पीढ़ी ने अगर अभी जल नहीं बचाया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने पड़ेगी। अपन कितने भाग्यशाली हैं कि अपन उदयपुर में रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इतने सारे कुएं, बावड़ी, तालाब बना दिए। अरे भाई, हम भी तो कुछ करके जाएं। जैन साहब, मेवाड़ या दक्षिणी राजस्थान में कुछ चीज़ें
पिछले 20-30 सालों में या इससे थोड़े से ज़्यादा समय में हुई है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है खनन, और उसमें भी एक बहुत बड़ा अवैध खनन जिसकी मार हमारे पहाड़ों पर पड़ी है। और दूसरा डिफॉरेस्टेशन, या जिसे जंगल काटना या पेड़ काटना कहते हैं। यानी गांव तो बसे, शहर बसे और इनकी वृद्धि भी हुई, सुविधाएं भी बढ़ी, लेकिन इन दोनों पर तो, जंगल पर और पहाड़ पर तो मार पड़ी है। इसका क्या हमारे पानी पर भी असर पड़ा है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जंगल कटे तो पेड़ कटे। जब पेड़ कटते हैं तो पेड़ इसको बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। वो प्रक्रिया, प्राकृतिक असंतुलन हुआ। और जो पहाड़ थे, हमारा नैसर्गिक सौंदर्य था, और वो पहाड़ भी, उनके पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष होते थे, वो पहाड़ों की वजह से वर्षा भी हमारे अधिक होती थी। क्योंकि वो दृश्य मैंने ये सारे अपने बचपन में देखे हुए। जब पहाड़ थे तो बारिश भी बहुत अधिक होती थी। अब हमने उनको, पहाड़ों को बिल्कुल समाप्ति को ला दिया। तो कई बार तो जब उदयपुर से बाहर निकलता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि ये हमने क्या कर डाला। पानी जो है, ख़ास तौर पर अंडरग्राउंड वाटर, यानी सरफेस वाटर तो फिर भी हमारे यहाँ पर सुंदरता से कुछ दिखता है, बहुत सारी झीलों में दिखता है। चाहे फतेह सागर देखिए, पिछोला देखिए, राजसमंद देखिए, उदय सागर देखिए, बड़ी देखिए, जयसमंद देखिए, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है? अंडरग्राउंड वाटर देखिए, हमने पहले तो, हमारी पीढ़ी ने सरफेस वाटर को समाप्त कर दिया और या उसको 40-50% पोल्यूट कर दिया। अब हम उसके बाद रुके नहीं, हमने क्रांति ली कि अंडरग्राउंड वाटर को हमने दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लिमिट में लेते तो ठीक था, लेकिन अब तो हम दोहन करने लगे। हमने सोचा कि ये तो असीम है, ये तो खजाना है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये खजाना हमने धीरे 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 इतना कर दिया कि हमारे राजस्थान में तो कई ऐसे ज़िले हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर ज़िले ऐसे हो गए हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी लगभग समाप्ति की ओर हो गया। और ये एक ही नहीं किया, इसकी वजह से हमने पानी को पोल्यूट और कर दिया। क्योंकि जब आप अंडरग्राउंड पानी निकालते जाओगे तो जैसे गाय के थन से आप निकालते जाओगे तो उसमें फिर खून ही आएगा लास्ट में। तो हम तो इस धरती माता का खून ही चूसने लगे। यहाँ तक कि ये हमारे पुरखों की FDR जो हमारे लिए कर रखी थी, जल बीमा हमारे के लिए कर रखा था, उस FDR को भी खा गए हम। और उसमें हमने एक भी पैसा नहीं डाला, जलदान हमने नहीं किया। तो निश्चित रूप से जब आप कहीं किसी भी बैंक में पैसे डालोगे नहीं, निकाल जाओगे तो वो खाता तो बंद होना ही होना है। तो ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा और उसकी वजह से एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ दुनिया भर की बीमारियाँ आज जो हमको देखने को मिल रही है वो अंडरग्राउंड वाटर के एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन एंड पोल्यूशन, यानी अति दोहन एवं उसका प्रदूषण की वजह से हमको दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, इसकी वजह से वहाँ पे कर्नाटक में तो करीब 4000 बच्चे एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से अंधे हो गए, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने, 99% लोगों ने नहीं सुना होगा कि फ्लोराइड से भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हमारे ही किए हुए काम है कि हम इतना दोहन कर रहे हैं और दान नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये होगा। दक्षिणी राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है? क्या वाटर टेबल धीरे धीरे कम हुआ है या होता जा रहा है, या वाटर टेबल अब जो है वो बहुत ख़तरनाक स्थिति में चला गया है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये भी पूछूंगा कि एक ही इलाके में बहुत सारे लोग जब कोई चीज़ खुदाई करते हैं, यानी हैंडपम्प के लिए या ट्यूबवेल के लिए, तो एक जगह 60 फीट पे पानी आ रहा है और उससे आप 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट दूर जाएंगे तो 250 फीट पे आ रहा है। ये फ़र्क भी कैसे आता है? देखो, मैं पहले दूसरे वाले प्रश्न का जवाब दे दूं। क्या है कि हर ट्यूबवेल या बोरवेल या हैंडपम्प ये एक पर्टिकुलर एरिया से पानी जब निकालता है तो एक तरह से ये मानो कि उसका एक लोकर है, एक तरह से वो उस लोकर में से ही पानी निकालता है। तो किसी जगह ये लोकर गहरा है, किसी जगह लोकर ऊंचा है, तो जहाँ ऊंचा है वहाँ तो फट से पानी आ जाएगा और जहाँ नीचा है वहाँ पानी बहुत नीचे चला जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा कि 2 सगे भाई एक ईंट की दीवार किए हैं, इस तरफ तो एक भाई के तो बहुत पानी आया और एक ईंट की दीवार के बाद बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो लोकर की सीमा है और जब हम डालते हैं तभी उसी सीमा को रिचार्ज करते हैं। तो ये इसका आंसर है। टेबल की डे बाई डे गिरती ही जा रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ, यहाँ मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद ही 1% लोग वापस जलदान कर रहे हैं। और नेचुरल प्रोसेस से मैंने बताया ना, आज की स्थिति में सिर्फ 5 से 7 या 10% पानी ही जा रहा है, और वो भी नेचुरल रिचार्ज हमने सड़कें बनाकर अंदर पक्का करके बाहर करके जो प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होता है वो बंद कर दिया हमने और निकालना चालू रखा। और डालना सिर्फ 1% में शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, वो 1% लोग डाल रहे हैं
तो उतना ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से लेवल डाउन ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पीसी जैन। बातें हो रही बरसात में पानी की। डॉक्टर जैन, क्या ये ख़तरा हम पर और ख़ास तौर पर राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में भी है कि धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम पानी के लिए तरसेंगे? मुझे ऐसा लगता है अगर यही हमारी गति दोहन की रही, अभी कि जब से खुली छूट मिली है कि भाई आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 10,000 ट्यूबवेल्स हमारे राजस्थान में खुद गए। अब 10,000 ट्यूबवेल में से शायद, मेरा अनुभव 20 साल से इस काम में, फील्ड में काम कर रहा हूँ, शायद ही 10 लोग वापस पानी डाल रहे हैं। तो जब 10,000 लोग सारे राजस्थान में निकाल रहे हैं, जो कि नासा के अनुसार ये कहते हैं कि राजस्थान की बहुत ख़राब स्थिति है, हरियाणा की स्थिति है और कर्नाटक की स्थिति है, और हमारे राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए तो कह दिया है कि भाई ये बहुत जल्दी इनका अंडरग्राउंड वाटर ड्राई होने वाला है। तो स्थिति खराब ही होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। और कई कई जगह अगर हम यही दोहन करते रहे तो शायद हमारी पीढ़ी को ही ये वो दिन देखना पड़े कि हमको पानी के लिए तरसना पड़े। डॉक्टर जैन, जाते जाते तमाम लिसनर्स को अपनी तरफ से पानी बचे, जल है तो कल है, जैसा कि कहा जाता है, उसको लेकर क्या सलाह देंगे? मैं सलाह दूंगा, ख़ास तौर से सबसे पहले तो नगर के जितने भी NGO हैं वो कम से कम एक संकल्प ले कि एक साल में हम एक जल स्रोत को, चाहे वो कुआं हो, बावड़ी हो, कुछ भी हो, उसको हम रिचार्ज करेंगे। ये एक संकल्प ले। साथ में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे पार्षद हो, वो भी अपने घरों में जो भी ट्यूबवेल या हैंडपम्प है उसको रिचार्ज करें, अपना छत का पानी नालियों में नहीं बहने दें, और जनता के सामने उदाहरण पेश करके और बताएं। तीसरा, मैं नगर निगम हुई, नगर पालिका हुई, और या हमारा नगर विकास प्रन्यास हो, उनसे मैं बहुत ही मतलब जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, वो उपाय बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कचरे की गाड़ी रोज़ सुबह आती है वो अभी कोरोना का संदेश दे रही है। इस कोरोना के संदेश के साथ साथ में जल बचाइए और ये वाला संदेश भी देते रहें, तो उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और साथ साथ में मैंने 20 साल में एक भी इन स्वायत्तशासी संस्थाओं से एक भी पैम्पलेट जल संरक्षण के बारे में अभी तक नहीं देखा। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन 2 महीने में तो कम से कम जन जागरण करे और जनता को जागृत करे कि ये जो पानी बरस रहा है उसको नालियों में नहीं बहने दें। और इसलिए 1-2 नारे में आपको कह सकता हूँ कि बिजली अपनी, पानी अपना, हो यह हर घर का सपना। और इस तरह से हम अगर करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी तो कुछ करके जाएं। और नहीं किया हमने जल बीमा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमको निश्चित रूप से कहेगी कि ये हमारे पापा ये 50 लाख का मकान तो छोड़ गए लेकिन उसमें पानी नहीं है, बिल्कुल कैसे रहें। डॉक्टर पीसी जैन, आपका हृदय से आभार।